कहाँ तक पहुंच गए बताओ? क्या चल रहा है? शेखावाटी कांड लिखवाए थे? अच्छा। अच्छा, कांड रह गए, चलिए कांडों को देखेंगे अब। हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो कल शेखावाटी चल रहा था, है ना? शेखावाटी। एक तो आपको ये ध्यान रखना, शेखावाटी में कितने पाड़े थे? 5, जिन्हें क्या कहते थे? पंचपाड़ है। नाम याद है क्या पंचपाड़ों के? पहला कौन है? नवलगढ़। दूसरा बिशाऊ। तीसरा कौन सा है? मलसीसर। और चौथा मंडावा। और पांचवा कौन सा है? ढूंढलोद। ये क्या हो गए? ये हो गए पंचपाड़े। मुझे बताओ, शेखावाटी में आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? सीकर से। और कब स्टार्ट हुआ था? 1922। 1922 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, शेखावाटी से संबंधित मैंने महिलाएं बताई थी क्या? एक तो बताई थी बनारसी देवी। कौन सी थी भाई? एक कौन सी थी? राम प्यारी। और एक कौन सी थी? फूला। फूला का नाम याद है क्या? अच्छा, इन्होंने इस आंदोलन के लिए कहां से व्यक्ति बुलाया था? भरतपुर से। किसको बुलाया था? देशराज चौधरी को। किसको बुलाया था? देशराज ने यहाँ के कौन सा अखबार चलाया था? राजस्थान संदेश। कौन सा चलाया है? और इसके द्वारा बनाई गई एक संस्था थी राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। कौन सी संस्था बनाई गई थी? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। ये राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का ध्यान रखना है। इसको कब बनाया गया था राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा को? 1931 में। इसकी मीटिंग की थी क्या इन्होंने? इसकी पंचायत भी की थी ना? कहाँ की थी पंचायत? बसंत पंचमी को। और कौन सी जगह पे की थी? झुंझुनू में। जहां घोषणा की थी हम महायज्ञ का क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। तो बसंत पंचमी के दिन ये घोषणा की गई है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो महायज्ञ हुआ था वो कहाँ हुआ, कब हुआ, और वहां क्या क्या इसका रोल है। यज्ञ का उद्देश्य यह है कि ये संस्था राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी जाटों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ये बताते हैं कि उनको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए एक महायज्ञ भंडारे का आयोजन किया गया। और महायज्ञ का आयोजन हुआ था पूरे 9 दिन। तो कब से कब तक हुआ, कहाँ हुआ, और क्या उसका रोल है यज्ञ का, यज्ञ पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ शेखावाटी में पढ़ते हैं तो शेखावाटी कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था? और जयपुर ने शेखावाटी के लोगों के लिए कौन सी संस्था बना रखी थी? चीरवा सेवा समिति। यही बना रखी थी ना? कब बनाई थी ये चीरवा सेवा समिति? 1918। ये चीरवा सेवा समिति की टाइमिंग है कि 1918 में इसको बना रखी थी, जो प्राकृतिक आपदा आने पर यहाँ के लोगों की मदद करेगी, किसानों के लिए मदद करेगी। इसकी फंडिंग कौन करेगी? जयपुर सरकार। फंडिंग कहां से आएगी? जयपुर सरकार से। अब आगे देखिए, यज्ञ का आयोजन होगा। और यज्ञ का आयोजन होगा तो कहां होगा यज्ञ का आयोजन, वो पढ़ते हैं। अच्छा, ये बसंत पंचमी वाली मीटिंग करवा दी क्या कल? बसंत पंचमी वाली तो हो गई ना? तो यज्ञ करवाना है तो देशराज चौधरी द्वारा करवाया गया था यज्ञ। देखिए, देशराज चौधरी ने आयोजन किया। इस दौरान देशराज चौधरी ने आयोजन किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देशराज चौधरी ने जो आयोजन किया था वो आयोजन कब और कहां किया। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि देशराज चौधरी ने आयोजन किया है महायज्ञ का। महायज्ञ का, इसी को कहते हैं महाप्रज्ञ। महायज्ञ या महाप्रज्ञ का आयोजन किया। और ये जो यज्ञ था महायज्ञ महाप्रज्ञ, इसको लेकर हमारे कुछ पॉइंट बनेंगे। जैसे सबसे पहली बात आती है, समय बताइए। महायज्ञ का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया था 20 से 29 जनवरी 1934 को। 20 जनवरी से 29 जनवरी 1934 को इसका आयोजन किया गया। अच्छा, किसके द्वारा आयोजन किया गया ये? क्यों? इसका मकसद क्या है इस यज्ञ का? और ज्यादा मोटिवेट करना और ज्यादा एकत्रित करना। क्योंकि आप मानते हो कि जब धार्मिक कोई अनुष्ठान होता है, कोई धार्मिक काम होता है, तो लोग अपनी मर्जी से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं।
आप कहीं भी धार्मिक कोई भी काम कीजिए, लोग अपनी मर्जी से खुद आते हैं धर्म के नाम पर। अब बात करते हैं इसको आयोजन स्थल कौन सा है, तो स्थान भी आपको ध्यान रखेंगे और स्थान आपको ध्यान रखना है, और वो जगह है जिसका अपन बात कर रहे हैं भाई आयोजन स्थल है, और वो है पलथाना, पलशाना, पलशाना सीकर। ये आपको ध्यान रखना है, ये जगह का नाम है पलशाना और ये जगह है सीकर में। अब बात आती है कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना ब्राह्मणों के नहीं होता भाई, स्वाभी तो करेगा कोई, हवन कुंड तो जलाएगा, तो इसका पुरोहित कौन था, तो आप पुरोहित आप ध्यान रखना खेमराज भंडारी। इसका जो पुरोहित है उस पुरोहित का नाम है खेमराज भंडारी। कि आपसे पूछा जाए बताइए इसका पुरोहित कौन था, खेमराज भंडारी। इसमें बताते हैं कि 40 मन घी की आहुति दी गई थी इसमें, इतना बड़ा यज्ञ था, बहुत बड़ी संख्या में यज्ञ हुआ। इस यज्ञ से जनता में आंदोलन के प्रति एक मोटिवेशन आया कि अब इकट्ठा होने का समय आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यज्ञ जो है ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है, कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा यज्ञ इसको मानते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा यज्ञ था। अच्छा 20वीं सदी कब से कब तक थी, 1901 से 1801 तक। अरे बोलो 2000 तक है, 1901 से 2000 तक। तो 20वीं सदी का सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है भाई, महायज्ञ। कहां हुआ है ये, पलथारा में। अब यहां से हमारे घटनाक्रम स्टार्ट होते हैं मेन, तो जो हमारे कल रह गए थे जिनको हमें मोस्टली पढ़ना है क्रम से। पहली बात ये आती है कि मुझे बताइए कि पूरे के पूरे शेखावाटी में लोगों को मोटिवेट करने का काम कौन कर रहा है। पहले तो इसने एक संस्था बनाई थी राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। कब बनाई थी ये, अरे कब बनाई, 1931 में। फिर इसकी मीटिंग कहां की थी, झुंझुनू में। और कब की थी भाई ये, बसंत पंचमी को। और कब की बात है, 1932 की। कितने किसान आए थे, 60,000। कितने आए थे। अच्छा फिर महायज्ञ का क्या किया है आयोजन, तो महायज्ञ कब हुआ है बताओ, 20 जनवरी से 29 जनवरी 1934। यहां कितने मन घी की आहुति दी है, 40 मन घी की। अब ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बात आती है कि शेखावाटी में कितने ऐसे अखबार थे जिनमें शेखावाटी आंदोलन की खबर छापी गई थी। स्टार्टिंग में कितने अखबार लिखवाए थे जिनमें खबर छापी गई थी, 4 लिखवाए, 2 लिखवाए, बताओ 4 कौन कौन से थे और 2 कौन कौन से थे। एक तो तरुण राजस्थान हो गया, एक डेली हेराल्ड हो गया लंदन से, एक जाट गजट। देखो जाट गजट जो पुष्कर में मीटिंग हुई थी ना, तो छोटू राम गया था उसने, और एक देसराज चौधरी ने चलाया था राजस्थान संदेश। कितने अखबार हो गए, 4 हो गए ना। अब बात को समझे, जो सामंत थे और उनकी जो सरकार थी वो किसानों को हल्के में लेती है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और कहीं भी किसान आंदोलन करते उनके साथ मारपीट करना, उन पर अत्याचार करना, ये आम बात थी कहीं भी सामंत। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, शेखावाटी एक ऐसा इलाका था जहां सामंत खुद को ही राजा मानने लग गए थे, और वो मानते थे कि राजा जयपुर का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम स्वतंत्र और हम पे पूरी पावर है, हम किसी के साथ कोई भी अत्याचार करें हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये मेन उनके माइंड में फिट बैठ गया है कि राजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सिचुएशन ये है कि जब जनता किसान कुछ नहीं कर पा रहे तो किसानों ने एक फैसला लिया। उस फैसले में वो अपने अपने घर गए, और घर जाकर उनकी जो मैडम थी, महिलाएं थी घरों में, उन्होंने फैसला किया कि अब पुरुषों से बात बनेगी नहीं। अब आप पुरुष घर का काम करेंगे, आप बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाने काम करेंगे, आज के बाद आपका आंदोलन महिलाएं करेंगी। और महिलाओं ने बेड़ा उठाया, और जब महिलाएं आंदोलन करती हैं तो मान लीजिए कि महिलाएं पूरे शेखावाटी में आंदोलन करती हैं, लेकिन सामंत क्या करते, महिलाओं को इस जुलूस और आंदोलन को देखकर सामंतों ने इन पर अत्याचार नहीं किए। अब इनको डराया धमका, बस इतना सा डराते धमकाते जिससे ये लौट जाएं। लेकिन महिलाएं पूरा ध्येय बना कर घर तो लौट रही नहीं है, क्योंकि घर के काम कौन कर रहे हैं, पुरुष।
भाई महिलाएं घर क्यों लौटती हैं? इसलिए तो लौटती हैं, घर का काम करना है, घर संभालना है, लेकिन वहां तो पुरुषों की पूरी जिम्मेदारी है। पुरुषों ने ऐसे करके थम्स अप बेचकर कहा तुम तो जाओ, और डेली व्हाट्सएप पे सुबह लिख देते, मैसेज कर देते कि आपको घर नहीं आना है, टिफिन वहीं पहुंच जाएगा, तुम तो लगे रहो बस सामंतों के खिलाफ। तो महिलाओं को लौटने का कोई समस्या ही नहीं है, बढ़िया खाना आ जाता। तो बताते अब सामंत क्या है, एक दिन इनको महिलाओं के आंदोलन को सहन किया, 2 दिन किया, अब सामंतों को भी लग गया कि महिलाओं को हल्के मत लो, यदि इनको अत्याचार नहीं किए गए, इनका दमन नहीं किया गया, तो महिलाएं बड़ा आंदोलन कर सकती हैं, पूरा राजस्थान इकट्ठा कर सकती हैं। इसलिए एक ठाकुर था सीहोट का ठाकुर, यहां एक जागीर थी छोटी सीहोट, और सीहोट का ठाकुर था मानसिंह। उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप इनका दमन करें। तो सीहोट के ठाकुर मानसिंह ने महिलाओं को डराने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं नहीं डरती हैं, तो इनके साथ गलत व्यवहार करने लगा, दुर्व्यवहार करने लगता है। और महिलाओं के साथ ये बताते अनर्गल दुर्व्यवहार करना स्टार्ट किया ने डराने के लिए। तो महिलाओं में एक महिला थी किशोरी देवी, और हरलाल सिंह खर्रा की मैडम थी, और किशोरी देवी ने इसके दुर्व्यवहार के कारण पूरे राजस्थान की महिलाओं को आह्वान कर दिया कि आज हमारे साथ कर रहे हैं सामंत, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कल हो सकता है राजस्थान की प्रत्येक महिला के साथ सामंत दुर्व्यवहार करे। अब समय है महिलाओं को इकट्ठा होने का। यदि सामंतों के खिलाफ हम इकट्ठे नहीं हुए तो इन सामंतों का मनोबल बढ़ जाएगा, वो हर रियासत में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उन पर अत्याचार करेंगे। इस अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। इसके लिए पूरे राजस्थान की महिलाओं को इन्विटेशन है, वो सीकर के कटरातल गांव में इकट्ठा हों और सामंतों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये केवल सामंतों द्वारा महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार, दुर्व्यवहार और गलत व्यवहार के खिलाफ है। आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा, हमें आवाज उठानी होगी। तो किशोरी देवी ने आह्वान किया है, और किशोरी देवी ने गांव सेलेक्ट कर दिया सबके लिए, कटराथल गांव। कटराथल गांव है, और कटराथल गांव की अगर मैं बात करूं तो ये कटराथल गांव है सीकर में, और यहां बात है 25 अप्रैल की। कटराथल में बात है 25 अप्रैल 1934 की, और 25 अप्रैल 1934 को राजस्थान की महिलाओं को इनविटेशन किसने दिया है? क्यों दिया? रीजन क्या है? नहीं, केवल आपको एक मेन चीज याद करनी, किसके खिलाफ? महिलाओं पर अत्याचार कौन कर रहा था? क्योंकि ये सीधे सीधे पूछा जाता है कि कटराथल में महिलाओं ने सभा की तो क्यों की? सियोट के ठाकुर मानसिंह के अत्याचार के खिलाफ। और इन महिलाओं को इनवाइट किसने किया है, और ये कब की बात है बताओ? ये डेट इंपोर्टेंट है। और यहां बताते 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई। इस सभा में कितनी महिलाएं आई हैं? यानी ये मान लो भीड़ लग गई 10,000 महिलाओं का, जिनकी नेतृत्व है, जिनका नेतृत्व कर रही थी किशोरी देवी, जिनका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने, और इसमें भाषण दिया था उत्तमा देवी ने, इसमें इनको संबोधित किया था उत्तमा देवी ने। अब ये मैंने आपको बताया था, कटरातल घटना आपको याद करनी है। तो सबसे मेन बात है, शेखावाटी में आंदोलन कौन करने लग गई भाई? इन पर दुर्व्यवहार कौन करने लगा? मानसिंह। तो महिलाओं को इनवाइट किसने किया? बड़ी सभा का आयोजन कहां हुआ? कटराथल में। कब हुआ? कितनी महिला आई? कहां आई? किसके कहने पर आई? कौन आई? किसके खिलाफ आई? किसने किया था? ये कहां का था? किसने बुलाए? क्या के खिलाफ बुलाए? किसने बुलाया था? कहां बुलाया था? कब की बात है? कितनी आई? कौन आई थी? नेतृत्व किसने? भाषण किसने दिया? आज तक ये क्वेश्चन आया कि कटरातल घटना कब हुई, नेतृत्व किसने किया है? ये घटना हुई है। अब कैसे आता है कि कटरातल सभा क्यों हुई? तो सियोट के ठाकुर मानसिंह के खिलाफ। और दूसरी बात अब जो आएगी वो आएगी कि ये बताइए कि इसमें भाग कौन कौन सी महिला ने लिया। अब आपके सामने समस्या है कि 10,000 महिलाओं का नाम कैसे याद करें? कर भी नहीं सकते, मुझे भी नहीं है, बोर्ड को ही नहीं है, 10,000 महिलाओं का नाम कैसे याद करेंगे? तो महिला तो फिर भी पूछी जाएंगी ना, तुम्हें याद नहीं है तभी तो पूछा जा रहा है। तो इसमें से फिक्स है 2-3 महिला आपको याद करनी है। एक तो रमा देवी आई थी यहां से मेवाड़ से, एक आई थी रूपा देवी, रूपा देवी आई थी, एक दुर्गावती आई थी झुंझुनू से, दुर्गावती आई थी, और एक लक्ष्मीवती आई थी। ये 4 महिलाओं के नाम याद रखने इसमें। अब ये देखो शेखावाटी से कितनी महिलाएं हो गई हैं? 6। कितनी महिलाएं हो गई हैं? पहली बताओ, दूसरी बताओ, तीसरी बताओ, चौथी बताओ, 5वीं बताओ, 6वीं बताओ, घटना बताओ, महिला बताओ, टाइम बताओ,
लीडर कौन है, भाषण कौन देगी, किसके खिलाफ है, क्या कर रहा था, किन पे कर रहा था, कहां से कर रहा था, किसने देख लिया, किसको देख लिया, किनको बुलाया, किसके खिलाफ बुलाया, किसने बुलाया, किसके खिलाफ बुलाया, ये कहां का था, ये क्या कर रहा था, किसने देख लिया, कहां बुलाया, कितनी बुलाई, कब बुलाई, किनको बुलाया, किसके खिलाफ बुलाया, नेतृत्व किसने किया, कितनी महिलाएं भाग लेने आएंगी, 4। पहली बताओ, अरे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आप बताओ कहां आई थी ये महिलाएं, क्यों आई हैं, क्योंकि इनको बुलाया गया। इसको कहते हैं कटरातल घटना, और इसकी डेट पहले आया करती थी। आजकल भाग लेने वाली इन 4 महिलाओं के नामों में से एक आएगा, इनमें रमा देवी का आ चुका एक बार, तो यहां इस घटना को अपन पढ़ेंगे, कटराथल घटना। बिजो वही है, मेवाड़ से, तभी तो बताया मेवाड़ से आई थी बिजो, ये रमा देवी। ये इसके लिए क्वेश्चन आता है, ये बताते हैं इसका 7 साल की एज में इसकी शादी हो गई थी रमा देवी की, और 11 साल की एज में विधवा हो गई थी। तो 11 साल की एज में इन्होंने फिर से शादी की थी लादूराम जोशी से। तो फिर ये मेवाड़ चली गई थी उनके साथ, वहां आंदोलन हुआ। इनके लिए लाइन आती है कि गांधी जी के सवने विज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह के दौरान राजस्थान की कौन सी महिला को गिरफ्तार किया गया था, रमा देवी को। तो इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है रमा देवी का, है ना। चलिए, कटराथल घटना है, और कटरातल घटना हुई है 25 अप्रैल 1934 को। है किसके, फर्स्ट पति के नाम का उल्लेख नहीं, सेकंड के कहिए, लादूलाल जोशी बस। बहुत कांटे की बात पूछी है, देखा जो है उसकी वैल्यू नहीं है, हमेशा जो नहीं होता उसकी वैल्यू होती है। मतलब लादूराम इतना भी बेकार नहीं था कि उसका पूछा ही नहीं आपने, देखो बेचारे ने। हाँ, हाँ चलिए, तो देखिए कटरातल घटना है, पहला तो बिल्कुल सही, मैं मान गया, पहला तो पहला ही होता है। देख, ये देखिए सीकर है, ये सीकर में एक गांव, यहां 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई। ये बात तो है, पहला तो पहला ही है, देखो देखिए 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई, 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई। इनका जो नेतृत्व किया है वो किशोरी देवी ने किया है। इनको जो भाषण दिया है, उत्तमा देवी ने। चलो मुझे बताओ, जकात आंदोलन हुआ था कि शेखापट्टी में, किसने किया था, नरोत्तम लाल ने। कब किया था, 1939 में। तो ऐसी ये लाइनें हैं जो मैंने आपको याद करवा रखी है, वो तब भूल जाओगे जब रिवाइज नहीं करोगे। तो 2-4 मिनट पढ़ते रहना, जैसे याद रहे, क्योंकि आगे भाई क्रांति आएगी, वो थोड़ा प्रोसेस लंबी है क्रांति की। जैसे प्रजामंडल आएगा, उसका थोड़े हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड पॉइंट है। जैसे सभ्यता हुई, सभ्यता में क्या आप नहीं पढ़ोगे ना तो उसे भूल जाओगे। मैं आपको लॉजिक ऐसे खतरनाक बताऊंगा कि माइंड में फिट बैठेगा, लेकिन फिर भी लॉजिक कभी ना कभी तो निकलेंगे ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये। तो 2-4 मिनट आप पढ़ लेना, जिससे याद रहे, रिवाइज होते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही है। या रमा देवी, तो पहले वाले का नहीं पता इसका, है ना। दूसरा वाला लादूलाल, दूसरी है रूपा, मेला लगेगा देखो। एक है दुर्गावती, एक है लक्ष्मीवती। इन्होंने भाग लिया। इसका कारण,
इसका कारण है सीहोट के ठाकुर मानसिंह। मानसिंह द्वारा महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण। किए गए दुर्व्यवहार के कारण है, ये कटरातल घटना है। तो इनमें जो महिलाएं हैं आपको 4 लिखाई हैं, ये आपको याद रखनी है थोड़ी, क्योंकि ये क्या है बहुत बार आ चुके, कब हुई, कहां हुई, नेतृत्व किसने किया, लेकिन भाग लेने वाली महिलाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रमा देवी के लिए मैं तथ्य लिखाऊंगा नोट में, वो लिख लेना कि नमक सत्याग्रह के दौरान राजस्थान में गिरफ्तार की गई महिला कौन सी थी। क्या हुआ? धापी देवी आएगी, अभी कूदन कांड में आएगी, वो कूदन कांड में आएगी धापी देवी। बन गया क्या? चले आगे। तो शेखावाटी का थोड़ा बहुत पॉइंट है, मसला रह गया, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बीकानेर पढ़ेंगे और 2-3 छोटे छोटे आंदोलन है उन्हें देखेंगे। इसके बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम प्रजामंडल पढ़ेंगे। मॉडर्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद भी करवाना। उसके बाद रियासत काल तो थोड़ा कम भी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा, मध्यकालीन को। हाँ हाँ, कोई ना, क्रांति पढ़ा देंगे। चले आगे। बन गया क्या सबका, बताओ। चलिए अब नोट लगाओ, एक नोट लगाना है। नोट में लिखना गांधी जी के नमक सत्याग्रह, गांधी जी के नमक सत्याग्रह और सवर्ण विज्ञा आंदोलन। गांधी जी के नमक सत्याग्रह या सवर्ण विज्ञा आंदोलन के दौरान, नमक सत्याग्रह या सवर्ण विज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार की गई महिला रमा देवी थी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह और सवर्ण विज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार की गई महिला रमा देवी थी। रमा देवी थी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह या सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार की गई राजस्थान की महिला रमा देवी थी। ठीक है, अब देखो आगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है। तो हमारी एक घटना हो गई है, इस घटना का नाम है कटराथल घटना। अब इसके बाद कटराथल घटना के बाद दूसरी घटना कौन सी है? दूसरी घटना है खुंडी गांव की। खुंडी गांव की घटना क्या है, तो वो देखियो एक बार। खुंडी गांव की घटना क्या है कि शादी का प्रोग्राम है और किसानों के घर शादी है, और वहां एक मान्यता थी कि किसान कभी भी तोरण नहीं मारेंगे। तो किसानों में तोरण मारना की ये प्रथा थी जो नहीं थी। रीजन क्या था? सामंतों ने बैन कर रखा था। सामंत मानते थे कि तोरण मारना और घोड़े पर बैठकर जाने का रिवाज केवल सामंतों के लिए है, एकाधिकार है, इसको किसान इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन किसानों ने खुंडी गांव में एक शादी के दौरान, बारात के दौरान,
तोरण मारने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली। जब तोरण मारने के लिए दूल्हा गया तो सारे के सारे सामंत आकर बारातियों के साथ मारपीट करते हैं। केवल तोरण मारने के विवाद पर यह बहुत बड़ी जघन्य घटना हुई, किसानों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई। इसको खुंडी गांव की घटना कहते हैं। तो तोरण मारने पर हुई है, ये हुई है 20 मार्च 1935 को। अब यहां आपको एक लॉजिक लगाना है। देखो कटरातल की डेट क्या है भाई, 25 अप्रैल 1934। इसके जस्ट एक साल बाद 25 अप्रैल 1935 को एक घटना होगी। तो दो घटना तो आपको एक साथ याद होंगी। 25 अप्रैल 1934 को कटरातल है, जस्ट एक साल बाद 25 अप्रैल 1935 को जो घटना होगी वो घटना होगी कूदन कांड की घटना। लेकिन बीच में घटना आ जाती है और वो घटना कौन सी है, खुंडी गांव की। तो खुंडी गांव की घटना में काय के कारण विवाद हुआ है, तोरण मारने पर। और तोरण मारने पर सामंतों द्वारा किसानों के साथ मारपीट की गई थी। इस घटना को कहते हैं खुंडी गांव की घटना। ये सीकर है भाई, सारा मसला हम सीकर का ही पढ़ रहे हैं। ये है 20 मार्च 1935 खुंडी गांव की घटना। और यहां विवाद किसको लेकर हुआ है खुंडी गांव में, तोरण कौन मार रहा है, किसान मार रहे, लेकिन रोका किसने, सामंतों ने। तो आप ध्यान रखना घटनाक्रम है, किसानों द्वारा शादी के अवसर पर तोरण मारने के दौरान सामंतों ने विरोध किया। और किसानों के साथ मारपीट की। और किसानों के साथ मारपीट की, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसानों के साथ मारपीट की गई है। ये खुंडी गांव की घटना है जो किसानों के साथ क्या की गई है, मारपीट। तो खुंडी गांव की घटना कब हुई है, 20 मार्च 1935 को। तीसरी जो घटना है वो हुआ है कूदन कांड। और कूदन कांड हुआ है जस्ट एक साल बाद, आपको याद करना, 25 अप्रैल 1935। 25 अप्रैल 1934 को हुई है कटरातल घटना और 25 अप्रैल 1935 को हुआ है कूदन कांड। कूदन कांड, बेशक खुंडी कांड आपको याद रहे ना रहे, लेकिन कूदन कांड और कटरातल कांड आपको ध्यान रखना है। कटरातल की घटना और कूदन कांड। अब समस्या क्या है, आप मुझे बताइए कटरातल घटना होने का रीजन क्या है। कटरातल घटना होने का रीजन क्या है, सियोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा महिलाओं पर किए गए दुर्व्यवहार के कारण। खुंडी घटना का रीजन क्या है, किसानों को तोरण नहीं मारने दिया, विरोध किया, जिसके कारण खुंडी घटना हुई है। तो कूदन कांड का क्या रीजन है, कूदन कांड का क्या है, किसानों से कर वसूला जाता था और इतना कर वसूल रहे थे सामंत की इस कूदन गांव के जो किसान थे उन्होंने कर ना देने का ठान लिया, वादा कर दिया सबने एक दूसरे से कि कर नहीं देंगे, कर नहीं देना है। और कर ना देने का जब प्रॉमिस कर लिया और फिक्स कर लिया कर नहीं देंगे, तो उसका भी सरकार के कर्मचारी आए तो उनका बहिष्कार करके उन्हें वापस भेजना है। होता क्या है कि जब ये यहाँ सामंत जो थे और सामंतों ने अपने अधिकारी भेजे कि जाओ ये टैक्स वसूल कराइए, तो टैक्स वसूलने गया था। तो मोहम्मद हुसैन नाम का एक व्यक्ति था, इस मोहम्मद हुसैन नाम के व्यक्ति को भेजा गया था कि आप जाइए टैक्स वसूल कर लाइए। और मोहम्मद हुसैन नाम के व्यक्ति को जो टैक्स वसूलने भेजा और इसके साथ एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा था कि आपसे शायद लोग डरेंगे नहीं, मैं साथ चलता हूं, कैप्टन बीम। इन दोनों को टैक्स वसूलने गए भेजा। अब जो गांव है ना, गांव में गाड़ी को जैसे अंदर ला रहे थे तो गांव का जो एंट्री गेट था, जैसे गांव में एंट्री करनी, खुंडी गांव इसमें कूदन कांड में, कूदन गांव में जैसे एंट्री करते हैं सामने एक महिला गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। इसका नाम था धापी देवी। ये सामने खड़ी हो जाती है, उनसे गाड़ी वाले इन कर्मचारियों से कहती है कि आप गाड़ी रिटर्न ले जाएं, इस गांव में आप एंट्री नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा हम टैक्स वसूलने आए और वो बिना लिए नहीं जाएंगे। दापी देवी ने कहा कि ये गांव का एक भी किसान आपको टैक्स नहीं देगा किसी भी कीमत पे, इसलिए आपको लौटना होगा। लेकिन ये बता दे कर्मचारी भी पूरा ठान के आए थे, लौट कर बिना टैक्स लिए नहीं जाएंगे। अब ये बताते हैं जब ये जबरदस्ती करने लगे तो दापी देवी ने सारे किसानों को मोटिवेट करके आवाज लगाई कि जल्दी से आ जाइए, कर्मचारी कह रहे हैं बिना टैक्स लिए इस गांव से जाएंगे नहीं। और इनको अब सारे किसान मिलकर दिखा देते हैं कि आप हमसे कुछ नहीं ले सकते। और ये बता दें दापी देवी के कहने पर सारे किसानों ने इनकी गाड़ी को घेर लिया। और गाड़ी को घेरने के बाद अब ये तो मौका ढूंढते थे अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने देखा कि ये हमला नहीं करते, इन पर गोली चला दी किसानों को डराने के लिए। और जब गोली चलाई कैप्टन वेव ने तो पहली गोली लगी थी चेतराम को, चेतराम नाम का किसान था। दूसरी जो गोली लगी थी टीकू राम को। और टीकू राम के बाद जो गोली लगी वो लगी थी तुलछा राम को। और सबसे खतरनाक जो गोली लगी है वो लास्ट में लगी, वही पेपर में आता है आसाराम। यहां था पहले आसाराम, देखो बाद में पता नहीं कहां कहां था, आज यहां है आसाराम। तो ये बता दे कितने किसानों को गोली लगी है? 4। कौन कौन से? चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम। और ये घटना कौन सी है भाई? कूदन कांड। कब हुआ है कूदन कांड? कब हुआ है? कर वसूलने कौन कौन आए? मोहम्मद हुसैन, कैप्टन बेब। भड़काया किसने किसानों को? क्या चला दी? किसने गोला नहीं, गोली। गोला कहां चला दिया है? हाँ हो जाता है, गोली का गोला हो गया, गोला कब चला दिया? गोली चलाई थी ओनली। तो गोली बारी चलाई तो कितने किसान कितने किसान मरे? 4। कौन कौन से? चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम, आसाराम। सबसे खतरनाक कौन सा मरा? इस बात पूरे कूदन कांड की सबसे इंपोर्टेंट बात है सबसे नहीं नहीं दापी देवी नहीं, वो तो साइड में बैठ गई थी, चेयर थी वहां। हाँ इसने मरवाया। तो राजस्थान में कहीं भी खोपड़ी फूटी महिलाओं के चक्कर में ही फूटी है। जितने युद्ध हुआ मान लो बड़े बड़े युद्ध वो जब ही हुए, और जिस दिन मसला सोल्व युद्ध ही खत्म हो जाते थे। अब देखो यहां बात करते हैं कि ये बताया जाता है, इसकी एक घटना हो रहा है कि राजस्थान का एकमात्र घटनाक्रम बताइए कि जिस घटनाक्रम की चर्चा ब्रिटेन की संसद में चली थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में। यानी राजस्थान की एकमात्र ऐसी घटना जिसकी चर्चा ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में चली थी, वो एकमात्र घटना है कूदन कांड की घटना। अब पहले मुझे बताइए बिजोलिया से संबंधित कितनी महिलाएं थी? कौन कौन सी? उदी मालन और नलनी भीलनी। और कूदन कांड से संबंधित कौन सी महिला है? धापी देवी। शेखावाटी में मैंने कौन सी याद करवाई है? किशोरी देवी, उत्तमा देवी, फूला देवी, राम प्यारी, बनारसी देवी। याद करवाई है क्या? है ना। और एक आपको ध्यान रखना है, बूंदी से संबंधित महिला कौन सी थी? बूंदी में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी चौधरी ने। किसने किया था? और एक आपको महिला याद करनी है नीमू चाणा में सीता देवी, कि नीमू चाणा में संबंधित आंदोलन से महिला कौन सी थी? सीता देवी। तो पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद शायद नीमू चाणा में लिखा ही नहीं महिला का नाम, तो आगे लिखाएंगे। देखो अब बात आती है तो यहाँ 4 को मरवाएंगे हम, और तभी तो कांड बनेगा। ये 4 मरेंगे तभी कांड बनेगा, तो मेरे साथ बनाएंगे। कूदन गांव में मोहम्मद हुसैन, कूदन गांव में मोहम्मद हुसैन और एक कैप्टन भीम कर वसूलने आए। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां दापी देवी यहां कर ना देने के लिए किसानों को प्रेरित किया। कैप्टन बेब है ये, और यहां प्रेरित किया था, और प्रेरित किया था दापी देवी ने।
यहाँ गोलीबारी करवाई है कैप्टन बेब ने। यहाँ मारे गए किसान। मारे गए किसान है चेतराम है, टीकू राम है, तुलछा राम और आसाराम। क्या हुआ? हाँ। अब यहाँ दो तीन एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो नोट में लिखनी है। मैंने आपको ये बताया था कि शेखावाटी आंदोलन 1922 से लेकर कब तक चलेगा? 1947 तक। इसकी जो एंड की जो टाइमिंग है ना, एंड की जो घटना की एंड किसके कहने पर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। पहले शुरुआत आया करती थी, आजकल एंड पूछा जा रहा है। एक बात ये आती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी घटना या कांड जिसकी चर्चा ब्रिटेन की संसद में चली है तो कूदन कांड है। तो दो घटनाएं वो नोट में लिखनी है आपको, दोनों को आपको याद करना ही करना है हर हाल में। चले नोट में पहला नोट लगाएंगे। चले नोट में पहला नोट लगाओ। नोट लगाना है। नोट में लिखना है कि कूदन कांड राजस्थान का एकमात्र घटनाक्रम। कूदन कांड राजस्थान का एकमात्र घटनाक्रम। कूदन कांड राजस्थान का एकमात्र घटनाक्रम जिसकी चर्चा ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में चली थी। चर्चा ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में चली थी। ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में चली थी। ये ध्यान रखना, संसद का नाम है ब्रिटेन की का हाउस ऑफ कॉमन्स। एक आपको ध्यान रखना है कि शेखावाटी आंदोलन 1947 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल की मध्यस्थता से आंदोलन को खत्म किया गया। कि किसके मीडिएटर बनने के बाद यह आंदोलन खत्म किया गया है, तो वो कौन है? हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। तो नोट लगाएंगे और खत्म करवा देंगे। लिखना शेखावाटी आंदोलन हीरालाल शास्त्री, शेखावाटी आंदोलन हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल की मध्यस्थता से खत्म किया गया। दोबारा बोलना, शेखावाटी आंदोलन 1947 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल की मध्यस्थता से खत्म किया गया। ठीक है,
है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे, तो एक ध्यान रखना, नीमू चाणा में आपको एक लाइन अगर कहीं जगह खाली हो तो उसमें लिख लेना, नीमू चाणा आंदोलन से संबंधित महिला थी सीता देवी। नीमू चाणा आंदोलन में कहीं भी लिख लेना कि नीमू चाणा आंदोलन से संबंधित महिला थी सीता देवी। नीमू चाणा आंदोलन से संबंधित महिला थी सीता देवी। नहीं है ना जगह, कहीं पश्ते पे लिख लो, इसका ऐसे लिख दो, इसका शेष भाग यहां मिलेगा, कहीं भी लिख लो। सही जगह नहीं मिल रही, मजा नहीं आ रहा है ना। कहीं भी लिख लो, ऐसे लिख दो, इसका भाग आगे मिलेगा। नीमूचाणा में लिखो, नीमूचाणा आंदोलन से संबंधित महिला सीता देवी थी। हाँ, ठीक है। अब छोटे छोटे आंदोलन रह गए, मुझे पूछ लो क्या पूछने, बता। तो धापी दे, हाँ ये धापी देवी, अभी यही हो गया, यहाँ तो नोट पूरा हो गया, आंदोलन खत्म हो गया। चलिए, अब ज्यादा बड़े बड़े आंदोलन नहीं, छोटे छोटे आंदोलन है, उनको देखते हैं कितने निपटा सकते हैं आज हम, है ना। चलिए देखते हैं, पहला आंदोलन जो है, इनमें पढ़ेंगे हम जयसिंहपुरा किसान आंदोलन। एक आंदोलन लेते हैं हम जयसिंहपुरा किसान आंदोलन। जयसिंहपुरा किसान आंदोलन को लेकर बात करेंगे, तो इसमें जयसिंहपुरा किसान आंदोलन में क्या खासियत है, देखो। अच्छा बताओ, पुकार नाम की पत्रिका में कौन सा आंदोलन छापा गया था? पुकार पत्रिका में कौन सा छापा गया था? नीमूचाणा। ये देखो जयसिंहपुरा है, और जयसिंहपुरा मतलब जयपुर, जयपुर। लेकिन मैंने तो आपको कहा था कि जयपुर पूरा ठिकानों में बटा हुआ था, शेखावाटी का इलाका था। शेखावाटी में ठिकाना था डूंडलोद, और जयसिंहपुरा नाम की जगह डूंडलोद ठिकाने के अंतर्गत आती थी। और डूंडलोद का सामंत था ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह ने घोषणा की थी जयसिंहपुरा में कि यदि कोई किसान टैक्स नहीं चुका पाता है तो आदेश है सामंत का कि उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी, जमीन हड़प ली जाएगी। सामंतों पर इतने टैक्स लगाए गए जानबूझकर, जिससे कि जमीन हड़पी जा सके और जमीन पे कब्जा किया जा सके, क्योंकि मकसद ही यही था। इतना टैक्स लगाया कि किसान देने में सक्षम नहीं थे। सामंत ईश्वरी सिंह ने सबकी जमीन जब्त कर ली, और डर इतना था कि यदि किसी ने टैक्स देकर ना देकर और जमीन पर कहीं भी हल चलाने की कोशिश की तो सामंत कड़े व्यवहार के साथ उससे रुख अपनाएगा, कड़ा व्यवहार करेगा उसके साथ। सबकी जमीन हड़प ली। अब ईश्वरी सिंह सामंत, कहीं ना कहीं किसान चुपचाप मीटिंग करते थे कि हमारी जमीन हड़प ली, क्या करें हम, जमीन के बिना किसान क्या क्या करेंगे। तो सामंत ईश्वरी सिंह एक दिन ठिकाने से बाहर गया, और उसका पता किसानों को चला, तो उन्होंने उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया, और सारे किसान अपने अपने खेतों में जाकर हल जोतने लगे। हल जोतते तो एक उनमें से एक व्यक्ति सामंत को, ईश्वरी सिंह को खबर पहुंचा देता है, और उसे बताता है कि आपके आदेश की अवहेलना की गई है ठिकाने में, और आपका आदेश, ये कह सकते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करके सारे किसान हल जोत रहे हैं। तो सामंत को इतना क्रोध आया कि किसान मेरे आदेश नहीं मानेंगे, इसका मतलब सबक सिखाना होगा। तो एक गाड़ी में अपने सारे फ्रेंडों को भर के लाया धारदार हथियारों के साथ, और खेत जोत रहे किसानों पर हमला कर दिया, और बहुत ज्यादा भीषण स्थिति कर दी, किसानों की घायल कर दिया कि वो खेती करने लायक ही नहीं छोड़े। इसकी पूरी सूचना जयपुर सरकार तक शेखावाटी का हरलाल सिंह खर्रा ने पहुंचाई, किसानों का सॉल्यूशन करो। और यहां एक जांच आयोग भेजा गया था, एफएस यंग आयोग। उसने पहली बार कहा, पहली बार एक जांच आयोग आया जो कहता है किसानों का अपराधी है सामंत, इसे सजा दो। तो जयपुर सरकार ने यहाँ के सामंत को सजा दी, ईश्वरी सिंह को, इसके सहयोगियों को। इसलिए राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जहां किसानों के अपराधी को सजा दी गई, वो कौन सा आंदोलन है? ना तो कैप्टन बेव को सजा मिली, ना इकरार हुसैन को, ना छाजू सिंह को, ना ट्रेंच को, कहीं सजा नहीं मिलेगी। राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जहां किसानों के अपराधी को सजा दी गई, वो कौन सा है? जयसिंहपुरा। बस छोटा सा 3 लाइन का आंदोलन है, बस खत्म। देखो हाँ, यहाँ तो डीजे बजा था देखो। हाँ चलिए, तो यह, हाँ बिल्कुल। अंतर्गत आता था।
यह ढूंढलो ठिकाने के अंतर्गत आता था। उस समय ढूंढलोद का सामंत और ढूंढलोद का सामंत था ईश्वरी सिंह। और यहां घटनाक्रम आपको ध्यान रखना, जयसिंहपुरा कांड है, इसको कहते हैं जयसिंहपुरा कांड। और जयसिंहपुरा कांड हुआ था 21 जून 1934 को हुआ था जयसिंहपुरा कांड। अच्छा, जयसिंहपुरा कांड में क्या हुआ? खेत जोत रहे किसानों पर किसने हमला कर दिया? ईश्वरी सिंह। जिसमें धारदार हथियारों से उन पर हमला करना मतलब उन्हें भीषण घायल करना। और इस कारण से बताते हैं एक जांच आयोग बिठाया गया। जयसिंहपुरा में ना कोई गोली चली और ना कोई गोला चला। यहाँ केवल धारदार हथियारों के साथ क्या किया हमला किया। यहाँ कोई गोला नहीं चला था। देखो क्या हुआ। हाँ, यहाँ तो धारदार हथियार लाए थे और वो बहुत दूर से ट्रक में भर के लाए थे हथियारों को, बहुत दूर से। धारदार हथियार होते हैं, वो ब्रिटेन से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं। धारदार मतलब पहने नुकीले होते हैं, ज्यादा पहने धारदार, काटने में अच्छा। हाँ, तलवार वगैरह नहीं, सारे ही होते हैं, उन्हें अच्छे से काट सकते हैं। जिस चीज को काटने में 2 मिनट लगते हैं, धारदार हो गए तो उसे काटने में 2 सेकंड लगते हैं। मतलब जल्दी काटने वाला। जल्दी काटने वाला क्या होता है? धारदार होता है। देखो ये सही हाँ, कैसे? कटगो देखो, कटगो देखो, ईश्वरी सिंह ने धारदार मतलब अच्छे से काट पाते हैं। ईश्वरी सिंह ने धारदार हथियारों के साथ हाँ, सही नहीं, धारदार। दया आएगा क्या दोबारा में? ये देखो, यही था क्या? धारदार हथियारों के साथ। अरे कोई बात नहीं, हथियारों के साथ खेत जोत रहे किसानों पर खेत जोत रहे किसानों पर हमला कर दिया। हमला कर दिया। इस घटना की सूचना जयपुर सरकार तक पहुंचाई। इस घटना की सूचना जयपुर सरकार तक पहुंचाई। ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर सरकार तक इस घटना की सूचना पहुंचाता है हरलाल सिंह खर्रा। जयपुर सरकार ने बड़ा बुरा लगा कि इतनी जघन्य घटना हुई है किसानों के साथ, तो यहां जयपुर सरकार ने एक जांच आयोग भेजा है, एफएस यंग आयोग। सरकार ने जांच आयोग भेजा, एफएस यंग आयोग। और जो एफएस यंग आयोग था, इसने ईश्वरी सिंह को दोषी बताया। इसने रिपोर्ट दी ईश्वरी सिंह दोषी। ईश्वरी सिंह दोषी। अब यह तय है, जब
जांच आयोग ने यह कह दिया तो ईश्वरी सिंह और उसके सहयोगियों को सजा दी गई थी, कैद कर लिया गया था। ये जो घटनाक्रम है इनकी टाइमिंग आपको जरूर याद करनी है कि जयसिंहपुरा कांड कब हुआ, 21 जून 1934 को। इसके बाद बीकानेर जो है वो लगता है ऐसा कितना बड़ा है, लेकिन बीकानेर छोटा सा, उसके बस पार्ट बांट रहे हैं छोटे से पार्टों में, 2-2 लाइन का आंदोलन, तो 6-7 लाइन आती हैं। जो अपना मारवाड़ है, मारवाड़ पढ़ते हैं तो मारवाड़ में हमारे जो कांड होते हैं मारवाड़ में वो हमें प्रजामंडल में पढ़ने होते हैं, इसलिए किसान आंदोलन में कांड ना पढ़ के उनकी फिक्स चीजें हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। इसके बाद 1 लाइन का भरतपुर है, मेव है और करौली का है। इसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जो मेन जो आंदोलन है वो यही है जो आपने अभी तक पढ़े हैं। इसके बाद आजकल भरतपुर वाला पूछने लगे और मेव वाला भी पूछने लगे। उनके केवल लीडर याद करने होते हैं कि नेतृत्व करता कौन थे, क्योंकि उनमें बाकी का मैटर है ही नहीं। बन गया क्या बताओ? तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा घटनाक्रम बताओ जिसकी चर्चा ब्रिटेन की संसद में चली थी, कौन सा है? ब्रिटेन की संसद में चली थी कूदन कांड, कौन सा है? और राजस्थान का ऐसा किसान आंदोलन जिसमें किसानों के अपराधी को सजा दी गई है, जयसिंहपुरा कांड, कौन सा है? जयसिंहपुरा। चले आगे, तो एक नोट लगाएंगे। नहीं नहीं, सजा नहीं हुई थी, सजा हुई थी, जुर्माना नहीं लगाया था, जेल भेज दिया गया था। महीने के 2-3 साल की सजा हुई थी, ज्यादा सजा नहीं हुई, क्योंकि मृत्यु नहीं हुई थी किसानों की ज्यादा किसी की। नोट में लिखना, जयसिंहपुरा किसान आंदोलन राजस्थान का, जयसिंहपुरा किसान आंदोलन राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन, जयसिंहपुरा किसान आंदोलन राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जहां किसानों के अपराधी को, जहां किसानों के अपराधी को सजा दी गई थी, जहां किसानों के अपराधी को सजा दी गई थी, जहां किसानों के अपराधी को सजा दी गई थी। ठीक है, ये पूरा का पूरा कौन सा हो गया? जयसिंहपुरा। तारीख याद करनी, जयसिंहपुरा घटनाक्रम कब हुआ है? 21 जून 1934 को। कूदन कांड कब हुआ है? 25 अप्रैल 1935 को। जस्ट 1 साल पहले क्या हुआ था? कटराथल, 25 अप्रैल 1934 को। खुंडी घटना 20 मार्च 1935 को। तो अब बात आती है बीकानेर किसान आंदोलन। देखो, बीकानेर किसान आंदोलन, और बीकानेर किसान आंदोलन में हम पढ़ेंगे देखो, बीकानेर किसान आंदोलन में हमें क्या पढ़ना है। देखो, ये दिखने में आपको ऐसे लगेगा बहुत विस्तार है, लेकिन इसके 3 पार्ट करते हैं। ये 3 टाइप से होता है बीकानेर किसान आंदोलन। एक आंदोलन को कहते हैं गंगनहर किसान आंदोलन, एक आंदोलन है इनका गंगनहर किसान आंदोलन, गंगनहर किसान आंदोलन जो बीकानेर में हमें पढ़ना है। एक आंदोलन को मियां नाम देते हैं भाई जागीरी क्षेत्र किसान आंदोलन, जागीरी क्षेत्र किसान आंदोलन। एक ये हो जाता है कि बीकानेर में एक आंदोलन जागीरी क्षेत्र किसान आंदोलन है। और तीसरा जो पढ़ा जाता है, तीसरा आंदोलन है दुधवा खारा। पहले, अभी जो दुधवा खारा है ये जगह चूरू में है भाई, लेकिन पहले बीकानेर रियासत का हिस्सा था, इसलिए इसे बीकानेर में पढ़ते हैं। दुधवा खारा किसान आंदोलन है तो 3, लेकिन इनके 2-2 पॉइंट आपको याद करने हैं। सबसे पहले गंगनहर किसान आंदोलन। गंगनहर किसान आंदोलन को गंगनहर किसान आंदोलन क्यों कहते हैं? एक तो ये वाली बात है कि गंगनहर नाम से क्यों पढ़ते हैं। तो पहला जो हम पढ़ते हैं वो गंगनहर क्षेत्र किसान आंदोलन है। अब ये गंगनहर किसान आंदोलन का मुद्दा क्या है, क्या मकसद है इसका?
ये हमें जानना है। तो गंगनहर किसान आंदोलन, सबसे मेन इंपोर्टेंट बात आपको क्या जाननी है कि ऐसा क्या हुआ था कि गंगनहर क्षेत्र के किसान आंदोलन करते हैं। तो यहां मान लीजिए बीकानेर के राजा हुआ करते थे गंगा सिंह, और गंगा सिंह का बड़ा मन था टैक्स वृद्धि करने का, कर वृद्धि करने का किसानों में। लेकिन किसानों से उन्होंने बात की कि मैं टैक्स बढ़ाना चाहता हूं, कर बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन किसानों ने कहा किस बेस पे आप बढ़ाओगे, उपज में कोई वृद्धि नहीं है, उत्पादन अच्छा हो नहीं रहा है, पानी की व्यवस्था है नहीं, सिंचाई व्यवस्था हो नहीं रही है, ऐसी मिट्टी में उत्पादन नहीं बढ़ रहा तो टैक्स कैसे बढ़ सकता है। तो गंगा सिंह ने कहा कि आप बताइए किस बेस पर मैं ये कहूं कि आप टैक्स में बढ़ा दूं, आप पे क्या व्यवस्था आपके लिए की जाए कि साहब आप तो सिंचाई व्यवस्था कर दो और टैक्स हम बढ़ा के दे देंगे। उन्होंने कहा तो सिंचाई व्यवस्था तो इसका मतलब पानी बहुत दूर से लाना पड़ेगा, राजस्थान में तो है ही कहा, और पानी दूर से लाएंगे तो मतलब नहर बनवानी पड़ेगी, और नहर में तो बड़ा इन्वेस्ट होगा, तो बहुत सारा पैसा मुझे खर्च करना होगा। तो किसानों ने कहा खर्च करोगे तो हम उसे टैक्स बढ़ा के आपको भरपाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा कर लेते। तो गंगनहर बनाई गई थी, आपको ध्यान हो तो 1922 से लेकर 1927 तक इस गंगनहर का निर्माण चला है। और गंगनहर से पंजाब से पानी लाया गया था। और ये बताते पंजाब से जब पानी लाए तो किसानों पर इसकी भरपाई के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था, आवियाना कर, इसे कहते हैं सिंचाई कर। आवियाना कर मतलब सिंचाई कर, इसका मकसद क्या है कि नहर बनाने में जो इन्वेस्ट हुआ है उसकी थोड़ी थोड़ी भरपाई किसान करेंगे, जो सिंचाई कर के रूप में वसूला जाएगा। तो आवियाना कर मान लो 1922 में, 1927 में नहर बनकर पूर्ण हुई, और 1927 में किसानों पे कौन सा कर लगा दिया, आवियाना कर। अब ये तो फिक्स आवियाना तो आएगा क्योंकि इन्वेस्ट तो हो गया। अब कर लग गया, किसानों को कोई टेंशन नहीं है कि पानी तो आ रहा है, सिंचाई तो आ रही है, एडजस्ट करेंगे, लेकिन सिंचाई व्यवस्था तो परमानेंट हो गई। आवियाना कर ये वसूला जाता, लेकिन नहर जो थी उसमें जितना किसानों को पानी चाहिए ना उतना पानी नहीं आया। अब पानी नहीं आएगा तो सिंचाई नहीं होगी, सिंचाई नहीं होगी तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, लेकिन टैक्स तो लग गया ना। टैक्स कौन सा लग गया, राजा तो टैक्स वसूल रहा है, लेकिन फायदा किसको नहीं मिला है, किसानों को। तो किसानों ने कहा साहब पानी तो आया ही नहीं, आप तो टैक्स कंटिन्यू वसूलते जा रहे हैं, लेकिन टैक्स तो इसलिए तय था कि आप पानी लाओगे तब टैक्स जाएगा, लेकिन पानी तो आया ही नहीं। तो उसने कहा नहर तो बनी है, इन्वेस्ट तो हुआ है, नहर तो बनी है ना, पानी आज नहीं तो कल आ जाएगा, आप तो टैक्स देते रहो। किसान आवियाना कर दे रहे मन मार के, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, इसलिए किसानों को लग गया कि हम क्यों दें टैक्स। हमारी डील क्या हुई थी, आप पानी लाएंगे हम टैक्स तभी देंगे, नहर का कोई टैक्स नहीं है, हमें तो पानी चाहिए उसका टैक्स है, क्योंकि उत्पादन नहर से नहीं बढ़ेगा, पानी से बढ़ेगा, पानी आ ही नहीं रहा। इसलिए किसान इस सिंचाई करके कारण जब राजा नहीं मानता है तो आंदोलन कर देते हैं। बाद में जाके बताते हैं गंगा सिंह के बाद शार्दुल सिंह जी राजा बने थे, उनके बेटे, उनके द्वारा इस आवियाना कर को समाप्त किया गया था, तब जाके सॉल्यूशन हुआ है। बस इसमें इतना आएगा कि गंगनहर क्षेत्र के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गंगनहर किसान आंदोलन। कि गंगनहर का पानी जहां जहां तक पहुंच रहा था उसके आसपास के इलाके के लोगों द्वारा यह आंदोलन किया गया था, क्योंकि उन पर ही लगाया गया था ये टैक्स। तो पहली बात तो यह है कि ये आंदोलन आंदोलन हुआ है भाई। तो आंदोलन का कारण क्या था, आंदोलन का कारण था सिंचाई कर। सिंचाई कर, इसे हम कहेंगे आवियाना कर। सिंचाई कर या आवियाना कर। दूसरी बात यह आती है, गंगा सिंह ने गंगनहर गंगा सिंह ने गंगनहर 1922 से लेकर 1927 तक, गंगा सिंह ने गंगनहर 1922 से लेकर 1927 तक निर्माण कर ये कर लगाया था। लेकिन किसानों को उपयुक्त पानी नहीं प्राप्त हुआ, नहर से पानी नहीं मिला,
जितना किसानों को जरूरत थी, नीड थी, वो पानी नहीं मिला, इसलिए गंगनेर क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया है। गंगनेर क्षेत्र के किसानों द्वारा किया गया। गंगनेर क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया, इसलिए इसे गंगनेर किसान आंदोलन कहते हैं। नहीं, राजा की कंट्रोल में थी भूमि, पूरी खालसा थी ये। अब यह साफ साफ लिखा है सेकंड नंबर पे, जागीरी क्षेत्र किसान आंदोलन। इसका नाम है जागीरी क्षेत्र, मतलब सामंतों की भूमि। ये सामंतों की वो जमीन है जहां आंदोलन हुआ है। तो यहाँ सामंतों का अत्याचार हुआ है, दुधवा खारा पे सामंतों का अत्याचार हुआ है। तो अब एक मुद्दा ये है कि बताइए बीकानेर किसान आंदोलन का कारण क्या था। यदि गंगनेर ऑप्शन में नहीं है तो आपको गंगनेर आंदोलन का कारण नहीं बताना है। आंदोलन का कारण हमेशा आंदोलन प्रभावी जो हुए जागीरी क्षेत्रों पर हुए हैं, और जागीरी क्षेत्र पर किसानों पर बीकानेर में 37 कर लगाए गए थे, जिसके कारण बीकानेर के उदासर गांव से सामंतों के खिलाफ किसानों ने आवाज उठाई है। तो ये जो मेन है वो कौन सा आंदोलन है, जागीरी क्षेत्र किसान आंदोलन। तो यहां आपको कारण बताना है, और कारण बताना है 37 प्रकार के कर किसानों पर लागू थे, जिसके कारण आंदोलन हुआ है। तो अब यहां इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया था 2 जगह के सामंत आपको पेपर में पूछे जाते हैं, सामंतों के नाम। एक पूछा जाता है सीकर का सामंत, शेखावाटी आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह, और एक पूछा जाता है दुधवा खारा का, और दुधवा खारा के सामंत का नाम था सूरजमल। क्या नाम था, सूरजमल। चलिए बताओ ये बन गया क्या। तो गंगनेर क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किस कर के खिलाफ किया, सिंचाई कर। सिंचाई कर क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि पानी की उपलब्धता ही नहीं हो रही है। डील क्या हुई है, पानी आप लाओगे हम टैक्स देंगे। तो टैक्स तो लग गया लेकिन क्या नहीं आया है, पानी। तो समस्या तो है ही, कहां से देंगे। इसके बाद आता है जागीरी क्षेत्र किसान आंदोलन। और जागीरी क्षेत्र किसान आंदोलन हमें पढ़ना है। तो जागीरी क्षेत्र किसान आंदोलन का क्या रोल है। ये जागीरदारों की भूमि के हिसाब से यानी उनके क्षेत्र पर किए गए आंदोलन है। यहां आपको ध्यान रखना है जागीरी क्षेत्रों में सामंतों का शोषण है, और यहां आंदोलन का जो कारण है, जागीरों में 37 प्रकार के कर है। सामंत किसानों से 37 कर वसूलते हैं। और यहां किसानों की जाति कौन सी है, तो यहां भी जाट जाति के किसान हैं। यहां किसानों की जो जाति है वो जाट जाति है। अब मुझे बताओ जागीरी क्षेत्र में आंदोलन का रीजन क्या है, कितने कर वसूले जा रहे हैं, 37। और दूसरी बात है इनकी आवाज उठाने वाला यहां व्यक्ति कौन था, इनका लीडर कौन था। तो इनका नेतृत्व करता था जगजीवन चौधरी। इनकी जो आवाज उठाई है वो उठाई है जगजीवन चौधरी ने। और जगजीवन चौधरी को सपोर्ट करने के लिए एक व्यक्ति है कुंभाराम आर्य। जगजीवन चौधरी और कुंभाराम आर्य ने यहां आवाज उठाई है। आपसे पूछा जाएगा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो 37 कर किसान देना नहीं चाहते थे, इसलिए बीकानेर का उदासर गांव 1937 में सारे किसान उदासर गांव में इकट्ठे हुए। उदासर गांव है बीकानेर में, और बीकानेर के उदासर गांव से स्टार्ट हुआ है।
ये बीकानेर का जागीरी क्षेत्र किसान आंदोलन। गंगनेर क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किसके कारण किया है? आवियाना कर। आवियाना मतलब सिंचाई कर। जागीरी क्षेत्र में आंदोलन का कारण क्या है? 37 प्रकार के कर। यहाँ किसानों की कास्ट कौन सी है? जाट। और यहाँ नेतृत्व किसने किया है? जगजीवन चौधरी और कुंभाराम आर्य। कहां से स्टार्ट हुआ है आंदोलन? उदासर गांव। उदासर गांव कहां है? बीकानेर में। और कब स्टार्ट हुआ है? अब आप मान लीजिए एक लिमिट के बाद लोग आवाज तो उठाएंगे। किसानों ने कई बार शिकायत पत्र लिखे सामंतों के खिलाफ, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। किसानों को लगता था कि शायद राजा तक सब हमारी शिकायत पहुंच ही नहीं रही है, सामंत पहले ही गायब कर देते हैं। तो किसानों ने एक फैसला किया और 35 किसान इकट्ठे हुए और 35 किसान एकत्रित हुए और 35 किसानों ने फैसला लिया कि हम ये शिकायत लेकर सीधे बीकानेर जाएंगे। ये संपूर्ण जानकारी हम लेकर कहां जाएंगे? बीकानेर। और शिकायत करेंगे बीकानेर में जाकर, जिससे कि मामले को हम और भी ज्यादा सफलता तक ले जाएं। और जब किसान जो थे 35 किसान बीकानेर के राजा के पास शिकायत लेकर जा रहे थे, सामंतों को पता चल गया कि हमारी शिकायत की जा रही है और रास्ते में किसान है। अगर ये वहां पहुंच गए और राजा का मूड खराब हुआ तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए इन्हें वहां पहुंचने नहीं देना है। तो बीकानेर में गांव है कांगड़ा, और कांगड़ा गांव में वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आकर किसानों को घेर लेते हैं सामंत, और किसानों के साथ बुरी मारपीट की गई, जिसके बाद वो आगे की वजह पीछे ही जाने लायक रहे। और ये बताते हैं इतनी भयानक मारपीट के कारण इसको हमने नाम दिया है कांगड़ा कांड। तो कांगड़ा कांड कब हुआ है? अब मैं आपसे को बताइए, कांगड़ा कांड का संबंध कौन सी आंदोलन से है? मेन मुद्दा यहाँ कोई किसान मरा नहीं है, लेकिन मारपीट हुई है। तो कांगड़ा कांड कब हुआ है? 1946 में। कितने किसान शिकायत लेकर जा रहे थे और कहां के सामंत आ गए? बीकानेर के। उनके साथ मारपीट कहां की गई है? कांगड़ा में। तो कौन सा कांड बन गया? और ये कांगड़ा कांड कब हुआ है? 1940 में। कारण क्या है आंदोलन का? कास्ट कौन सी है? नेतृत्वकर्ता कौन है? जगजीवन चौधरी। और कब स्टार्ट हुआ? कहां से स्टार्ट हुआ? अब कांड कौन सा करवाओगे आप? करवा दो, करवा दो कांड। बहुत अच्छा किया। कांगड़ा कांड 1946 में। क्या हुआ? सब होगा, जो जो पहले हो चुका है उसे हम सबको करवाएंगे। क्या बात है। बहुत बढ़िया। घटनाक्रम में एक लाइन लिखेंगे, पहुंच गए हो तो घटनाक्रम में। घटनाक्रम में लिखना 35 किसान शिकायत लेकर 35 किसान शिकायत लेकर बीकानेर के राजा के पास जा रहे थे। राजा के पास जा रहे थे, जिनके साथ सामंतों ने कांगड़ा गांव में, दोबारा बोल देता हूं मैं, बीकानेर के 35 किसान शिकायत लेकर बीकानेर के राजा के पास जा रहे थे, जिनके साथ सामंतों ने कांगड़ा गांव में मारपीट कर दी। कांगड़ा गांव में मारपीट कर दी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। अब इनका छोटा सा आंदोलन हो रहा है दुधवा खारा। एक और लिखवा रखा है ना, दुधवा खारा। उसमें 2 लाइन आपको दुधवा खारा में याद करनी है। देखिए दुधवा खारा नाम की जो जगह है, जो वर्तमान में तो चूरू में है, लेकिन पहले कौन सी रियासत का हिस्सा थी? बीकानेर का। अभी वर्तमान में चूरू में है।
ये वर्तमान में चूरू में है, लेकिन पहले ये बीकानेर का हिस्सा थी। दुधवा खारा में केवल इतना याद करना है कि दुधवा खारा में लीडर कौन था। तो एक तो यहां का जो सामंत था दुधवा खारा का, वो सूरजमल था। कि दुधवा खारा नाम के ठिकाने का सामंत कौन हुआ करता था? सूरजमल। और यहां आपको ये ध्यान रखना है नेतृत्व करता कि यहां नेतृत्व किसने किया था? तो यहां नेतृत्व करता था हनुमान चौधरी। यहां नेतृत्व करता था हनुमान चौधरी। लेकिन यहां महिला और थी, यहां एक महिला ने लीड किया था सबको, महिलाओं को। तो संबंधित महिला थी खेतूबाई। तो खेतूबाई नाम की महिला का संबंध कौन से आंदोलन से हो जाएगा? दुधवा खारा से। मान लो दुधवा खारा ऑप्शन में नहीं है तो बीकानेर। दुधवा खारा ऑप्शन में नहीं है तो बीकानेर। तो दुधवा खारा से संबंधित महिला कौन सी है? खेतूबाई। सीता देवी कहां से संबंधित है? नीमूचाणा से। कहां से है? नीमूचाणा से। और अंजना देवी चौधरी बूंदी से। कहां से है? तो मैंने आपको ये बताया था कि लॉजिक इस हिसाब से मत लगाना कि बेंगू में रामनारायण चौधरी तो अंजना देवी चौधरी भी वहीं रहेगी, नहीं। उनका संबंध कहां से पढ़ोगे आप? बूंदी से। ठीक है, ये बीकानेर आंदोलन हो गया। तो अलग अलग है। जागीरी क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व लीडर कौन है? जगजीवन चौधरी। और दुधवा खारा में कौन था? हनुमान चौधरी। और सूरजमल यहाँ का क्या था? दुधवा खारा का सामंत था। दुधवा खारा 1946 45-46 चलता दुधवा खारा। छोटे छोटे आंदोलन है, उनको भी निपटा देते हैं। हो सकता है आज ही खत्म हो जाए, और रहेगा तो 10-5 मिनट का रहेगा। हाँ, तो 9 मिनट में जितना होगा उतना करवा देंगे, नहीं तो कल 10 मिनट में आगे खत्म हो जाएगा, तुरंत ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाए। क्या है? आज 9 बजे तक एक क्लास कन्फर्म है? हाँ, आज कन्फर्म तो पता है 9 बजे तक एक क्लास। चेक कर लो एक बार। चले आगे, चलेंगे आगे। चलिए, अब बात आती है यहां से। अब कभी भी खेतूबाई का क्वेश्चन आएगा तो खेतूबाई का आंसर क्या क्या? आराम से, आराम से। खेतूबाई का संबंध कौन से आंदोलन से है? दुधवा खारा। और दुधवा खारा का सामंत का नाम क्या था? सूरजमल। नेतृत्वकर्ता कौन है? हनुमान चौधरी। संबंधित महिला कौन सी है? खेतूबाई। और जागीरी क्षेत्र का जाति कौन सी है? कर कितने हैं? नेतृत्वकर्ता कौन है? गांव कौन सा है? समय क्या है? और कांड कौन सा है? कांगड़ा कांड। कब हुआ कांगड़ा कांड? लेकिन किसी किसान की मृत्यु नहीं हुई है यहाँ। इसके बाद आता है एक आंदोलन पढ़ते हैं, मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन। ये 9 बजे तक ही है शायद। हाँ, गलत इंफॉर्मेशन थी। चलिए चलिए, मेव किसान आंदोलन पढ़ते हैं। पहले तो मुझे बताओ मेव जाति कहां कहां रहती है? मेव जाति का जमावड़ा है अलवर। लेकिन अब भरतपुर नहीं पढ़ना है, भरतपुर में नया जिला बन गया है डीग। कौन सा बन गया है? तो ये जो टाइम जगह है ये अलवर और किसके बीच में? डीग में। ब्रजनगर। कौन सा है? ब्रजनगर। बिल्कुल, नया नाम क्या है? ब्रजनगर। तो ये क्या? होम डिस्ट्रिक्ट है ना। इसको देखते हो आप। मेव किसान आंदोलन में अगर हम बात करेंगे तो यहां सबसे मेन बात है आंदोलन का कारण और शुरुआत। अच्छा, आंदोलन को मेव किसान आंदोलन ही क्यों कहते हैं भाई? मेव जाति के किसानों ने किया। तो आंदोलन का जो कारण है, आंदोलन का कारण है यहां अतिरिक्त कर, कर और शोषण। अतिरिक्त कर और सामंती शोषण इनका मेन रीजन है। जब भी आपको यह पूछा जाता है तो इसमें एक तथ्य आता है कि आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो ये ध्यान रखना, मेव किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो 1932 में हुई थी।
इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1932 में। इसका नेतृत्व करता कौन था? तो इसका नेतृत्व करता था, ध्यान रखना, यासीन खां। इसका नेतृत्व करता था यासीन खां। अब ये तो ऐसा पॉइंट है जो पहले आता था। अब यासीन खां पूछा जाता था या पूछा जाता क्यों हुआ का, अब आजकल आ रहा है कब हुआ, कि मेव किसान आंदोलन कब हुआ था? 1932 में। रीजन ये कि मेव जाति के लोगों की यहां आवाज कौन उठाता था, कि मेव जाति के लोग जब पीड़ित होते थे किसान, तो उन किसानों की आवाज उठाने का जिम्मा किसका था? तो वो जिम्मा एक संस्था, संगठन काम करता था जो स्पेशली मेव जाति के लोगों के लिए काम करता था। और वो स्पेशल जो संगठन था उसका काम ही यही था, मेव क्षेत्र में आवाज उठाने का काम। तो वो संस्था कौन सी थी? तो यहां का एक संगठन आपको ध्यान रखना है, यहां कार्यरत संगठन कि कौन सा संगठन था जो यहां कार्रवाई करता था। तो यहां कार्यरत संगठन के बारे में आपको ध्यान रखना है, और यहां कार्यरत संगठन का नाम है, और वो नाम है आपको ध्यान रखना है, अंजुमन उल खादिम। एक संस्था काम करती थी यहां, संस्था का नाम था अंजुमन उल खादिम। अंजुमन उल खादिम, ये ध्यान रखना। तो संस्था का नाम क्या है भाई? अंजुमन उल खादिम। और ये संस्था यहां काम करती थी, लेकिन बात यह कि इस संस्था को बनाने वाला कौन था, इस संस्था का संस्थापक कौन था? तो इस संस्था का संस्थापक था मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी। और मोहम्मद हादी, अब मान लो आपसे पूछा जाए, बताइए मेव किसान आंदोलन को किसने चलाया? आपके लिए यासीन खां ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर कहां जाओगे आप? तो आपको सेंस यूज करना, जब मोहम्मद हादी ऑप्शन में, यासीन खां ऑप्शन में नहीं है, तो सेकंड व्यक्ति कौन सा है? मोहम्मद हादी। ये मोहम्मद हादी की संस्था का नाम क्या है? अंजुमनुल खादिम। आंदोलन का रीजन क्या है? एक तो अतिरिक्त क्या वसूले जाते हैं? कैट टैक्स। और सामंत उन पे क्या कर रहे हैं? उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेव जाति ने सरकार को बार बार इसकी शिकायत की, साहब हम पर कोई कार्यवाही करो, सामंतों पे कोई कार्यवाही करो। इसलिए बताते हैं कि सरकार द्वारा, अलवर सरकार द्वारा यहां एक जांच आयोग भेजा गया था। एफएस यंग आयोग बताया तो मैंने अभी आपको, जयसिंहपुरा में। तो छोटे आंदोलन में भी जांच आयोग आए हैं, यहां भी एक जांच आयोग आया जिसका नाम था विलग्रामी आयोग। जिस विलग्रामी आयोग ने मीडिएटर बनकर इस आंदोलन को समाप्त किया है। तो आपको यहां भी ध्यान रखना है कि जांच आयोग, यहां भी जांच आयोग आया था, बिलग्रामी आयोग। कि मेव किसान आंदोलन में जांच आयोग कौन सा था? तो बिलग्रामी जांच आयोग। हाँ, इसको कहते हैं अपन बिलग्रामी आयोग, जो मेव किसान आंदोलन से रिलेटेड है। तो बिलग्रामी आंदोलन आयोग। तो ये कौन सा आंदोलन हो गया भाई? मेव। इसमें आपको ध्यान रखना, अभी जो फिलहाल में जो चीज पूछी जा रही है उसका टाइम पूछा जा रहा है, कब हुआ था। पहले केवल नेतृत्व करता यासीन खां पर ही ये खत्म हो जाता था, यासीन खां पूछ के चुप हो जाते थे। लेकिन अब इसका टाइम पूछा जा रहा है, या फिर ये संस्था पूछी जा रही है, और यासीन का ऑप्शन में नहीं होता। कौन सा ऑप्शन में होता है? मोहम्मद हादी। तो आपको सेंस यूज करना है, जब यासीन खान नहीं हो तो आंसर क्या जाएगा? मोहम्मद हादी। तो मेव किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है भाई? लीडर कौन है? संस्था कौन सी है? अंजुमनुल खादिम। संस्था किसने बनाई है? मोहम्मद हादी ने। और यहाँ जांच आयोग कौन सा है? बिलग्रामी जांच आयोग। इसके बाद एक आंदोलन चलता है करौली। हाँ, छोटे छोटे हैं। करौली किसान आंदोलन। आप मुझे बता सकते हो नीमू चाणा में आंदोलन का कारण क्या था? लेकिन सुअर ऑप्शन में नहीं आते आजकल। तीसरा बंदोबस्ती नियम लागू किया, जिसमें 25 से लेकर 50% तक टैक्स वृद्धि की गई थी, याद है आपको? तो टैक्स बढ़ाए गए थे, जिसके कारण आंदोलन हुआ था। और वो जो टैक्स आए थे वो 1923 में आए, लेकिन जंगली सुअरों का मुद्दा तो 1921 में उठ गया था। 1921 में ये कह सकते हैं मध्यस्थता होकर समझौता भी हो गया। वापस ये आंदोलन 1923 में स्टार्ट हुआ था, तीसरा बंदोबस्ती नियम लागू होने पर। यदि आपसे पूछा जाता है राजस्थान में जंगली सुअरों के खिलाफ आंदोलन कहां हुआ, तो नीमू चाणा में। लेकिन नीमू चाणा ऑप्शन में नहीं है, तो जंगली सुअरों के कारण सेकंड जो आंदोलन है वो करौली में हुआ है। कहां हुआ है? ऐसा नहीं कि नीमू चाणा ही पकड़ के बैठे। अब ये हमें ऐसे पढ़ना है कि जंगली सुअरों के कारण दो जगह आंदोलन हुए हैं, एक नीमू चाणा में और एक कहां हुआ है? करौली में।
यहां आंदोलन का कारण जंगली सुअर। बस यहां नेतृत्व करता याद करने आपको कुंवर सिंह, कुंवर मदन सिंह, और पूरणमल। मदन सिंह और पूरणमल, बस ये आपको करौली में याद करना है। अब दो, एक छोटा सा भरतपुर किसान आंदोलन है और एक मारवाड़ है, बस। तो आज डीएनडी हो जाएगा ये। तो कल से आप जो कहोगे वही पढ़ेंगे। हाँ, नहीं नहीं, समय का उल्लेख नहीं है। कहाँ का? क्षेत्रीय आंदोलन, क्षेत्रीय मतलब जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन का अलग टॉपिक है, इसके बाद जनजातीय करवा देते। पहले पहले जनजातीय करवा देंगे, थोड़े रिलेटेड हैं। हाँ ठीक है, जनजातीय करवा देंगे पहले। पर्सनैलिटी कोई ना, देखो किसान और जनजाति थोड़े कनेक्ट हैं, वही सामंती शोषण बात, तो जनजाति पहले करवा देंगे, तो 2-3 घंटे का टॉपिक है वो। तो बन गया क्या, बताओ? चलिए अब चले आगे। तो ये हो गए मेव किसान आंदोलन, कौन सा हो गया? करौली। करौली में आपको नेतृत्व करता याद करना है कुंवर मदन सिंह, और दूसरा कौन सा है? पूरणमल है। मेव का आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? यासीन का। यासीन का ऑप्शन में नहीं है तो कौन आएगा? मोहम्मद हादी। संस्था कौन सी पढ़ोगे आप? अंजुमन उल खादिम। चले आगे। अब देखिए एक भरतपुर है छोटा सा, फिर मारवाड़ पढ़ेंगे लास्ट में। भरतपुर किसान आंदोलन, ये देखो भरतपुर किसान आंदोलन में सबसे मेन बात, यहां 2-3 चीजें आती हैं। यहां सामंतों की श्रेणियां, कि भरतपुर में सामंतों की श्रेणियां कितनी थी? तो ये 2 श्रेणियां सामंतों की मानी जाती हैं। एक तो कहलाते हैं पटेल और एक कहलाते हैं लंबड़दार। तो आज भी आप देखो गांव में लंबड़दार कहते हैं ना, वो पहले से सामंती पैटर्न है, लंबड़दार और एक नाम है पटेल। हाँ जमींदार। लंबड़दार गांव में कह देते ना, होंगे कुछ लोग भरतपुर के कहते हैं ना गांव में लंबड़दार कह देते हैं। तो लंबड़दार या पटेल, ये सामंतों की श्रेणी है। ये जो आंदोलन का जो पैटर्न है, आंदोलन का रीजन वही है कि यहां क्या था कि जो खालसा भूमि थी उन पर टैक्स ज्यादा थे, जिसके कारण इन्हीं सामंतों पर भी अत्याचार किए जा रहे थे। सरकार, खालसा भूमि सीधे किसके अंडर आएगी? राजा के। तो राजा तो सामंतों से भी टैक्स लेता था, तो यहाँ किसानी पीड़ित नहीं थे, या सामंत भी पीड़ित थे, राजा उनसे वसूली करता था। इसलिए यहाँ भोजी लंबरदार खुद सामंती आंदोलन करता है। 500 लोगों को लेकर 1931 में भरतपुर की काउंसिल के सामने इकट्ठा होकर उसने धरना प्रदर्शन किया था। तो यहाँ आपको भोजी लंबरदार यहाँ का लीडर होगा। तो यहाँ का नेतृत्व करता आपको ध्यान रखना है, भोजी लंबरदार खुद सामंती था। भोजी लंबरदार। और यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, आंदोलन की शुरुआत। तो आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो ध्यान रखना 1931 में। भोजी लंबरदार के नेतृत्व में। भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसानों को, 500 किसान भरतपुर की काउंसिल के सामने। काउंसिल मतलब ऑफिस था सरकार का, काउंसिल के समक्ष। हम्म। एकत्रित होकर आंदोलन करते हैं।
एकत्रित होकर आंदोलन करते। ये 1931 में, मेव 1932 में, ये 1931 में। अब एक मारवाड़ है छोटा सा, मारवाड़ को देख लेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। कौंसिल मतलब उनका ऑफिस, जहां महकमा खास बैठता, वसूली वाला, टैक्स वाला, टैक्स डिपार्टमेंट जो है। है? नहीं, काउंसिल अलग है, ये कौंसिल है। कौंसिल ये डिपार्टमेंट को कहते हैं जो टैक्स वसूलता था, जहां अधिकारी बैठते थे। अब एक लास्ट आंदोलन रह गया है, मारवाड़ किसान आंदोलन। ये बन गया क्या बताओ? तो भरतपुर और मेव आंदोलन में एक अंतर है कि मेव आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1932 में। और भरतपुर आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1931 में। मेव मतलब यासीन खां, और भरतपुर मतलब कौन है? भोजी लंबरदार। दोनों में याद रखेंगे, यहाँ खालसा भूमि 95% खालसा भूमि थी, यानी 95% भूमि पर सीधे राजा का कंट्रोल था, इसलिए सामंत पीड़ित थे यहाँ। इसलिए एक सामंत ने आंदोलन किया, जबकि हर जगह सामंतों के खिलाफ आंदोलन था। यह आंदोलन किसने किया? खुद सामंत ने किया। अब देखते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन में क्या है। थोड़ा सा 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट है उसमें, तो छोटे छोटे हैं, वो लास्ट में रह जाते हैं। चले आगे, बन गया हो तो चलिए देखिए। तो लास्ट का आंदोलन है हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन। जितने लिखाए हैं पहले पेज पे वो सारे हो गए, देख लो एक बार चेक करके। राजस्थान का एकमात्र ऐसा घटनाक्रम जिसकी चर्चा ब्रिटेन की संसद में चली, कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जहां किसानों के अपराधी को सजा मिली, जयसिंहपुरा। कटराथल में कितनी महिलाएं इकट्ठी हुई थी? किसके खिलाफ हुई थी वो? सियोट का ठाकुर कौन था? सियोट का ठाकुर मानसिंह के खिलाफ इकट्ठी हुई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन में रीजन क्या है। देखिए, जब भी मारवाड़ में कोई भी बात आप पढ़ते हो, मारवाड़ में सबसे आगे एक व्यक्ति रहता है, जयनारायण व्यास। मारवाड़ में कहीं किसी की खोपड़ी फूट जाए तो एक व्यक्ति का नाम जरूर आता था, किसका? जयनारायण व्यास का। ईंट मारे या ना मारे, लेकिन वहां खड़ा हुआ जरूर मिलता था, जयनारायण व्यास नाम जरूर आएगा। खोपड़ी कोई भी फोड़ जाए, मारवाड़ की सरकार कैद करके किसको ले जाती थी? जयनारायण व्यास को। उनको लगता था कि ईंट मारने वाले को इसी ने इशारा किया थी, मार दे। तो जयनारायण व्यास में कुछ भी हो जाए, किसी की भैंस खुल जाए, कुछ किसे ले जाओ? जयनारायण व्यास को। कि किसने इशारा किया था भैंस का? जयनारायण व्यास ने। तो सारे के सारे मामले मारवाड़ में किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? जयनारायण व्यास के। इसलिए इन्हें मारवाड़ का क्या कहते हैं? गांधी। जब कोई मारवाड़ में बड़ा कांड हो और जयनारायण व्यास का नाम नहीं आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहां आपको ध्यान रखना है आंदोलन का कारण क्या? पहली बात। अच्छा मुझे बताओ, मारवाड़ में सामंतों की श्रेणियां लिखाई थी ये मैंने आपको? कितनी? 4 लिखाई थी क्या? और मेवाड़ में 3। कौन कौन सी थी मेवाड़ में? 16, 32, गोल। मारवाड़ की याद है क्या? नहीं याद? राजवी, गनायत, सरदार और मुत्सद्दी। तो मारवाड़ में सामंतों की श्रेणियां 4 श्रेणियां मैंने आपको लिखवाई थी। और 4 श्रेणियों में पहली आती है राजवी। राजवी के बाद आती है गनायत। गनायत के बाद आती है सरदार। और सरदार के बाद आती है मुत्सद्दी। अब ये देखो, ये 4 हैं। आप मुझे बताओ, मैंने एक लाइन बताई थी, राजस्थान में सामंतों की एकमात्र ऐसी श्रेणी बताओ जो कर मुक्त रखी जाती थी राजा द्वारा। कौन सी थी? राजवी। ये आपको ध्यान रखना है, एकमात्र श्रेणी जो कर मुक्त रहती थी। एकमात्र श्रेणी है जो कैसे रखी जाती थी? कर मुक्त रखी जाती थी। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह, आंदोलन का कारण। यहां आंदोलन का आप कारण पढ़ोगे तो आंदोलन के कारण में आप ये ध्यान रखोगे कि आंदोलन का कारण था 136 कर थे। मारवाड़ में करों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 136। अब ये मान लीजिए 84 तो हाईएस्ट बिजोलिया में थे, यहां कितने हैं? 136 कर है। हाँ बिल्कुल,
इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 136 प्रकार के कर हैं। यहां जो जमीन थी, मारवाड़ में जो भूमि थी वो दो टाइप की थी। एक तो खालसा भूमि थी और खालसा भूमि के साथ एक थी जागीरी भूमि। आपको क्या लगता है आंदोलन खालसा भूमि पे ज्यादा होते थे या जागीरी भूमि पे? किस पे ज्यादा होंगे? जागीरी पे होंगे, क्योंकि जागीरदार क्या करते थे, उनका शोषण करते थे। और अगर इसको लेते हैं तो खालसा भूमि की जो संख्या है केवल ये बता दे 13%, 13% थी, और जागीरी भूमि थी 87%। तो ज्यादा संख्या किसकी है? कौन सी भूमि ज्यादा है? तो मतलब आंदोलन तय है, जितने सामान ज्यादा होंगे उतने ही आंदोलन ज्यादा होगा। और कितने करों के खिलाफ आंदोलन है भाई? तो अब बात आती है कि आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था और कभी आंदोलन स्टार्ट हुआ है। तो ये ध्यान रखोगे आप, इनका नेतृत्व करता है जय नारायण व्यास। मैंने पहले ही कहा था, किसी की भी खोपड़ी फूटेगी, बात किस पे आएगी? सीधे जय नारायण व्यास पे। और जय नारायण व्यास के नेतृत्व में ये 1929 में एक संस्था काम करती थी मारवाड़ में, मारवाड़ हितकारिणी सभा, उसके थ्रू उस आंदोलन को चलाया गया था, संस्था के थ्रू। तो जय नारायण व्यास के नेतृत्व में 1929 में मारवाड़ हितकारिणी मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा चलाया गया। ये आंदोलन है जो मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा चलाया गया है। इसमें दो कांड है, एक तो चंडावल कांड है, एक कांड तो आपको करवाने पड़ेंगे जगह जगह, चंडावल कांड और एक है डावड़ा कांड। चंडावल कांड को हम पढ़ते हैं बिजोली जो मारवाड़ प्रजामंडल है, इन दोनों कांडों को आपको प्रजामंडल में भी पढ़ना और यहां भी पढ़ना है, इसलिए हम इन दोनों कांडों को हम मारवाड़ प्रजामंडल में पढ़ते हैं किसान आंदोलन की बजाय। यहां केवल आपको एक तथ्य याद करने हैं, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और कहां कहां इसकी व्यवस्था है जिन्हें अपने को पढ़ना है। तो ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है भाई? 1929 में। बताते हैं कि जयनारायण व्यास को इस दौरान कैद करके नागौर की जेल में डाल दिया था। तो 1929 में कौन सी जेल में डाला है इनको? नागौर। अब बात आती है 1919 से लेकर 29 से लेकर 1931 तक जेल में रहे। लेकिन क्या हुआ, अपने गांधी जी का नाम तो सबने सुना होगा, नहीं सुना ना? गांधी जी पुणे जेल में थे इस समय, उन्होंने 1930 में सबने विज्ञान आंदोलन चलाया था। 1942 में गए थे वो तो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये पहली बात चली जब पहली बार आवाज उठाई। तो नागौर जेल में, अब आपको पहले क्या था, सिवाड़ा ही जेल आती थी, अब सिवाड़ा नहीं आएगी जयनारायण व्यास के लिए, नागौर जेल ही पूछी जाएगी। गांधी जी ने पुणे जेल में बताते धरना प्रदर्शन किया था। तो अंग्रेज गांधी जी से समझौता करने जाते हैं, और एक समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता। अंग्रेजों ने गांधी जी से एक समझौता किया था जिसे नाम देते हैं गांधी इरविन समझौता, जिसमें गांधी जी ने समझौते में पहली मांग रखी, जितने लोग भारतीय जिन पे कोई अपराधी नहीं है, जिन्हें कैद कर रखा है, उन्हें रिहा कर दिया जाए, मेरी पहली शर्त है अंग्रेजों से। अंग्रेज सामने से समझौता करने गए तो शर्त माननी पड़ेगी, इसलिए इस गांधी इरविन समझौते के तहत जयनारायण व्यास को 1931 में इस समझौते के तहत रिहा करना पड़ा। कौन सी जेल से? नागौर जेल से। तो उन्हें 1929 में नागौर जेल में कैद किया गया। गांधी इरविन समझौते के तहत इन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन ये रुकने वाले नहीं थे, इन्होंने आंदोलन को कंटिन्यू किया है। और कंटिन्यू किया है तो जब आंदोलन बड़ा रूप ले रहा था तो ये बताया जाता है कि एक जगह है मंडोर। मंडोर कहां है बताओ? मंडोर में आंदोलन चल रहा था, बीगोड़ी, यह एक जगह है जोधपुर में, मंडोर नाम की जगह पे भी आंदोलन चल रहा था बीगोड़ी कर के कारण। बीगोड़ी क्या होता है? प्रति बीघा, प्रति बीघा जो कर निर्धारित किया जाता है उसे बीगोड़ी कहते हैं। उसके खिलाफ मंडोर के किसानों ने आंदोलन किया। लेकिन मंडोर में खास बात है, किस जाति के लोगों ने मंडोर में आंदोलन किया? तो माली। कौन सी जाति है? और माली जाति के लोगों ने बीगोड़ी के खिलाफ आंदोलन किया था। चीन का बाड़िया नाम की जगह है मंडोर में, वहां मंडोर के किसानों ने आंदोलन किया। और ये बताते एक जोधपुर है और एक सीधे सीधे पर्टिकुलरली कहां का आंदोलन है? मंडोर का। तो दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसमें मुझे बताइए, जयनारायण व्यास को कैद करके कौन सी जेल में ले जाओगे? करवा दो।
व्यास जी को कैद किया नागौर जेल में, और ध्यान रखना व्यास जी को 1931 गांधी जी के कहने पर रिहा किया। गांधी जी के कहने पर रिहा किया है, ये गांधी जी के कहने पर रिहा कर दिया। एक तथ्य केवल पढ़ेंगे कि मंडोर में आंदोलन क्या था, वो पर्टिकुलर एक जगह का आंदोलन हो गया मंडोर का। 1918 में चांदमल सुराणा, फिर वो प्रभावी हो गई थी तो फिर से 1923 में इसको प्रभावी किया गया था, दोबारा से पुनः स्थापना। दो तीन लाइनें हैं बस, उसके बाद आपके भी अंदर से आवाजें आ रही होंगी बाहर जाने की, नहीं आ रही क्या? है आंदोलन कब हो गया? भारत में तो आंदोलन चलते ही रहते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। हाँ, अरे बन गया क्या बताओ, चले आगे। तो नेतृत्वकर्ता कौन है? जय नारायण व्यास। आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है? 1929 में। कौन सी संस्था द्वारा हुआ है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। व्यास जी को उठा के कहां ले गए? नागौर। और किसके कहने पर रिहा कर दिया? और कब रिहा किया? 1931 में। तो जोधपुर में एक जगह है मंडोर, मंडोर का पर्टिकुलरली अलग से एक आंदोलन है, लेकिन मंडोर में माली जाति के किसानों ने किया है, और वहां रीजन है बीगोड़ी। बीगोड़ी का अर्थ क्या होता है? प्रति बीघा कर निर्धारित करना, जिससे किसान पीड़ित थे, उन्होंने आंदोलन किया है, माली जाति के किसानों ने। देखो, तो अब आता है मंडोर। मंडोर किसान आंदोलन, हाँ बिल्कुल, रावण का ससुराल है। मंडोर किसान आंदोलन। और देखिए, मंडोर किसान आंदोलन में आंदोलन का कारण क्या है? यह है बीगोड़ी। आंदोलन का कारण है बीगोड़ी। अच्छा, बीगोड़ी क्या होता है भाई? बीगोड़ी कर का अर्थ होता है प्रति बीघा कर निर्धारित। प्रति बीघा कर। यहां किस जाति के किसान आंदोलन को करेंगे? माली जाति के। तो यहां एक पंचायत हुई थी, यहां सभा हुई थी, चीन का वाड़िया नाम की जगह है मंडोर में। चीन का वाड़िया इस स्थान पर माली जाति के किसानों ने माली जाति के किसानों ने बीगोड़ी के खिलाफ सभा की। बीगोड़ी के खिलाफ आवाज उठाई। ये आप ध्यान रखना, बीगोड़ी के खिलाफ आवाज उठाई गई है। ये पूरा का पूरा मारवाड़ है जो आपको याद करना है। लेकिन सबसे मेन बात है, सरकार क्या चाहेगी? यहाँ की सरकार दमन करना इसका। सरकार क्या चाहेगी? मारवाड़ के किसानों की आवाज दमन कर दी जाए। किसान क्या चाहेंगे? आवाज को उठाया जाए। लेकिन सरकार को यह पता है कि अगर खुले में हम इनका दमन करते किसानों का, तो किसान षड्यंत्र समझ जाएंगे, फिर और ज्यादा विद्रोह भड़क जाएगा। कुछ ऐसा करना है कि किसानों को पता ही नहीं चले, उनका दमन भी हो जाए। इसलिए सरकार ने एक संस्था बनाई थी, मारवाड़ किसान सभा।
और मारवाड़ किसान सभा का नामी किसान सभा रखा, सरकार ने गुप्त रूप से बनाई। और नामी किसान सभा इसलिए रखा कि जिससे कि नाम बोलते किसानों को लगे तो हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन वो फंडिंग जो गुप्त रूप से चल रही थी सरकार द्वारा, उसका मकसद था आपका नाम किसान सभा है, आप किसानों के बीच में रहेंगे लेकिन काम सरकार के लिए करेंगे, जिसके कारण जय नारायण व्यास और उसके सहयोगियों का प्रभाव खत्म हो जाए और उनकी जो मांग है उससे आंदोलन गुमराह होकर दूसरी साइड में हो जाए। तो इसलिए जय नारायण व्यास और उनके सहयोगियों का प्रभाव खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा एक संस्था बनाई गई थी जिसको नाम देते हैं मारवाड़ किसान सभा। ये गुप्त रूप से सरकार की ही संस्था थी, लेकिन नाम इस टाइप से रखा गया था जिससे किसानों को लगे कि हमारा ही संगठन है। और इन्हीं के कुछ लोग इसमें नियुक्त कर दिए गए 1941 में। और ये ध्यान रखना है, इसको मारवाड़ की सरकार द्वारा बनाया गया है गुमराह करने के लिए। मारवाड़ सरकार द्वारा बनाया, जिसमें आपके दो क्वेश्चन आते हैं। पहला तो इसका संगठनकर्ता, कि इसका संगठनकर्ता या संस्थापक, यह पूछा जाता है। और इसका नाम है बलदेव राम मिर्धा। एक तो बलदेव राम मिर्धा आता है कि मारवाड़ किसान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी, और एक आता है इसका प्रथम अध्यक्ष जो 2 बार आ भी चुका है। इस संस्था का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह कछावा। कि मारवाड़ किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, मंगल सिंह कछावा। बलदेव राम मिर्धा इस संस्था को बनाने वाले हैं और मंगल सिंह कछावा इसके पहले अध्यक्ष हैं। इसका मकसद सरकार के लिए काम करना है, लेकिन दिखाना ऐसे है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए। तो ये मान लो जय नारायण व्यास और जितने भी लीडर हैं उनका प्रभाव कम करने के लिए संस्था को बनाया गया, उन्हें गुमराह करने के लिए। ये पूरा का पूरा टॉपिक दी एंड हो चुका है। इसके कांड है 2, एक तो चंडावल कांड है, एक डावड़ा कांड है, लेकिन दोनों को हम प्रजामंडल में पढ़ेंगे। डावड़ा कांड और चंडावल कांड दोनों के दोनों। ये 28 मार्च 1942 को हुआ है और ये 13 मार्च 1947 को हुआ है। इन्हें अपन प्रजामंडल के साथ पढ़ते हैं क्योंकि उसका विस्तार, ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। ये पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा फिनिश हो गया है, किसान आंदोलन। कल हम जनजाति खत्म कर लेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है, साथ ही पढ़े जाते हैं, क्योंकि टैक्स वहां भी आएंगे तो वहां पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो कहेंगे वो पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। कब से